हेलो स्टूडेंट, मैं संतोष सर क्योमेंटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि इसमें चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो बच्चों देखिए, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन का क्या मतलब है। क्या जितने भी जो है पुष्पीय पौधे होते हैं उनमें कौन सा जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। तो हम जितने भी पुष्पीय पौधे होते हैं उनके लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है पुष्पीय पौधे कौन होते हैं। तो हम सीधा सीधा एक लाइन में ये कहना चाहेंगे कि ऐसे पौधे जो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं। आवृत्तबीजी मतलब होता है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें बीज फलों के अंदर बंद होते हैं और उनके बीज पर आवरण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आवृत्तबीजी पौधे कहते हैं। तो आवृत्तबीजी पौधे जो है क्या होते हैं? पुष्पीय पौधे होते हैं, अर्थात उनमें क्या रहता है? पुष्प पाया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे बात आती है पुष्प की। तो चलिए बताइए पुष्प क्या होता है। आपने पुष्प देखा होगा, तो हम लोग पुष्प के बारे में जानते हैं। तो पुष्प का मतलब होता है, हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी पौधा हो तो जो उसका जो है शूट वाला पार्ट होता है, यानी शूट मतलब होता है प्ररोह, जो सबसे तने का जो सबसे अगला भाग होता है वही प्ररोह कहलाता है। तो यहाँ पे परिभाषा क्या बनेगी पुष्प की, फ्लावर की? पौधों के प्ररोह, यानी पौधे का जो तने का अगला भाग होता है उसी को क्या कहते हैं? प्ररोह का रूपांतरित भाग ही क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे पौधों में जो पुष्प होता है वह किसके लिए आवश्यक होता है? अंग होता है लैंगिक जनन के लिए आवश्यक अंग होता है। लेकिन मानव ने पुष्प का भी अलग अलग रूप में उसको उपयोग किया है। जैसे देखा जाए कि मानव में यह क्या होता है, पुष्प जो होता है सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या होता है? उपयोगी होता है। इसे मानव प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि को प्रदर्शित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग करता है। तो यहाँ तक कि हम कहेंगे पुष्प की पंखुड़ियों से कलर यानी कि रंग भी बनाए जाते हैं। ये हमारे लिए पुष्प उपयोगी होता है। अगर हम बात करते हैं आगे पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना देखी जाए तो चलिए देखिए, हम लोग यहाँ पे फ्लो डायग्राम हम लोगों ने देखा। अगर देखा जाए पुष्प को 4 भागों में बांट सकते हैं हम लोग। 4 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हो जाएगा आपका बाह्यदल पुंज, दूसरा हो जाएगा दल पुंज, तीसरा हो जाएगा पुमंग और चौथा हो जाएगा जायांग। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा ये बात, लेकिन हम एक बार चर्चा जरूर करते हैं। देखिए, बाह्य दलपुंज यानी कि जिसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं, और दलपुंज यानी कि करोला, और उसके बाद हो जाएगा पुमंग यानी कि हम कहेंगे एंड्रोसियम, और फिर हो जाता है जायांग यानी कि गाइनोसियम होता है। तो देखिए बच्चों, अगर देखा जाए पुष्प के 4 भाग हैं और इस चारों भागों की इकाइयां होती, यूनिट होते हैं, यानी कि सब जो है छोटे छोटे भागों से मिलकर बने होते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो बाह्य दलपुंज की इकाई है बाह्य दल होती है, जिसे सेपल कहते हैं। अगर दलपुंज की इकाई देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? दल या पंखुड़ी कहा जाता है, जिसे पेटल कहते हैं। इसी प्रकार पुमंग की इकाई को पुंकेसर, और देखा जाए पुंकेसर होता है। उसके बाद जायांग की इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। जो पुंकेसर होता है एंथर इसे कहते हैं, सॉरी, अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे हाँ, तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम कहेंगे ये जो पुंकेसर है, पुंकेसर स्वयं 2 भागों में बटा है। एक होता है परागकोश और दूसरा क्या होता है? तंतु होता है, जिसे फिलामेंट भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो जो जायांग होता है इसकी इकाई को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर स्वयं 3 भागों से मिलकर बना होता है।
स्त्री केसर कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3 भागों से। पहला होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। तो चलिए देखिए, इस बात को हम लोग चित्रों के माध्यम से देखते हैं कि पुष्प की संरचना जो चित्र होता है कैसे। देख, हमने प्रारूपी आवृतबीजी पौधे का पुष्प हमने बनाया है। अगर देखा जाए तो हाइपोथेटिकल फिगर है, प्रारूपी चित्र है, इसको हम मानकर बनाए हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो पुष्प जहां से जुड़ा होता है वो डंठल है, और डंठल के ऊपर इसका जहां पे पुष्प का प्रत्येक भाग आसन करता है, यानी कि बैठता है, फिट रहता है, उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्प का पहला चक्र होता है जो बाह्यदल कहलाता है, यानी कि बाह्यदल पुंज होता है। बाह्यदल पुंज की इकाई ये देखिए क्या है? बाह्यदल है। यानी कि ऐसे कई सारे बाह्यदल मिल जाते हैं तो बाह्यदल पुंज उसे कह देते हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए दूसरा यहाँ पे दिख रहा है, क्या है कि ये दल या पंखुड़ी इसे कहते हैं। कई सारी पंखुड़ियां होती, अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार की पंखुड़ी होती है और इनका रंग भी अलग अलग होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दल या पंखुड़ी है, दल या पंखुड़ी अलग अलग रंग की होती है, रंग बिरंगी होती है। इसलिए होती है रंग बिरंगी ताकि पुष्पों में कीटों को आकर्षित किया जाता है, जिससे क्या होता है? कीट परागण जो है आसानी से होता है। तो हम कहेंगे दल पुंज या पंखुड़ी, यहाँ तक कि इसकी पंखुड़ी रंग बिरंगी होने के कारण मानव इसको जो है सुखा कर छाया में इसका क्या करता है? रंग बनाता है, कलर इससे तैयार किया जाता है। अब बात आते हैं तीसरे जो है चक्र की बात करें, तीसरा चक्र होता है क्या? पुमंग। और पुमंग में अगर देखा जाए इकाई क्या होती है? पुंकेसर होती है। अगर पुंकेसर में हम बात करते हैं, पुंकेसर ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक भाग क्या होता है? पुंकेसर है। और पुंकेसर कई सारे हैं तो कुल मिलाकर समूह में क्या बोला जाएगा? पुमंग कहा जाएगा। अगर बात किया जाए तो पुंकेसर के कितने भाग होते हैं बच्चों? 2 भाग होते हैं। पहला होता है क्या? परागकोश होता है, दूसरा क्या होता है? तंतु होता है। अब परागकोश जो है क्या होता है? 2 पालियों से बना होता है और प्रत्येक पाली जो है 2 चैम्बर, 2 कोष्ठक होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एक परागकोश में 4 खंड होते, चतुष्क होता है परागकोश ये जो है। और उस जो है हम कहेंगे चतुष्क में परागधानी पाई जाती है, जिसमें परागकण का निर्माण होता है। ये तो हमने कहा परागकोश की, और इसी में जो है नर युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि एक अगर पुंकेसर देखा जाए एक नर युग्मकोद्भिद का कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो नर जनन अंग का भी रूप है ये। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो हम बात आते हैं किस पे? अगले जो है पार्ट का, जिसका नाम क्या है? जायांग होता है। अगर जायांग की इकाई को देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहा जाता है। और स्त्री केसर जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र देखिए थोड़ा सा उसमें आगे की ओर फूला होता है। इसी पर क्या होते हैं? परागकोश से जो परागकण निकलेगा वो जाकर कहाँ पहुंचता है? परागण क्रिया में वर्तिकाग्र पर ही पहुंचता है। तो ये हम कहेंगे वर्तिकाग्र क्या करता है? परागकण को आधारण करने का कार्य करता है। इसके आगे एक पतली सी नली होती है जो पराग नली को ले जाने में सहायता करती है, जिसका नाम क्या है बोलिए? वर्तिका होती है। इसके बाद और सबसे नीचे आते आधार भाग में जहाँ पुष्पासन से जुड़ा रहता है, टिका रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय फूला होता है थोड़ा सा। इसमें क्या होता है? बीजांड पाया जाता है। जो बीजांड होता है ये जो है मादा युग्मकोद्भिद का कार्य करता है, जो क्या होता है कि हम कहेंगे यहाँ अंदर जो है अंडाणुओं का, यानी कि हम कहें अंडक का निर्माण करता है। तो ये जो है पुष्प की संरचना के बारे में हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आपका हो जाएगा, देखिए आपका अगला टॉपिक ये है पुंकेसर। ठीक है, तो पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नर जनन अंग होता है। अब देखा जाए पुंकेसर की अगर बात हम करें तो जो पुंकेसर है स्वयं 2 भागों से मिलकर बना है। पहला भाग क्या होगा? इसमें परागकोश हो जाएगा और दूसरा भाग क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें तंतु हो जाता है। थोड़ा सा चित्र की बात हम करें, यहाँ देखिए एक फिगर यहाँ बना हुआ है, एक प्रारूपी जो है पुंकेसर का चित्र बना हुआ है। तो यहाँ देखिए ये क्या होता है? ये परागकोश है, परागकोश है। और ये क्या हो जाएगा? तंतु हो जाएगा ये। तो देखिए अगर हम देखें तो ये जो है 2 भागों से मिलकर बना है, एक परागकोश है, दूसरा क्या है? तंतु है।
आगे की ओर देखा जाए तो ये पतला जो डंठल समान संरचना है जिसे तंतु कह रहे हैं, और इसके सबसे आगे की ओर देखा जाए अंतिम छोर पर क्या होता है, दो पालियों का बना, ये देखिए एक पाली ये है, दूसरा पाली ये है, तो दो पालियों का बना क्या होता है, एक संरचना है जिसका नाम क्या है, परागकोश है। अगर देखा जाए तो प्रत्येक पाली में भी दो कोष्ठक होते हैं। ये देखिए एक ये पाली है, इसमें दो कोष्ठक है, ये दो कोष्ठक है, अर्थात एक परागकोश में दो पाली है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक है। तो हम कह सकते हैं एक परागकोश में परागकोश में कुल 4 कोष्ठक होंगे और प्रत्येक कोष्ठक को परागपुटक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 यहाँ से बना और इसमें भी 2 है, तो 2 2 4 हो जाएंगे, अर्थात हम कहेंगे 4 पुटक होंगे। और उसी जो है परागपुटक में पराग क्या होते हैं, कण पाए जाते हैं। अगर इसको अच्छे से समझना है तो थोड़ा बगल फिगर देखिए, इसको हमने जो है थोड़ा सा अनुप्रस्थ काट करके दिखाया है। तो देखिए ये क्या हो गए, 2 लोब हो गए, 2 जो है इसमें हम कहेंगे क्या, पालियां हो गई, और प्रत्येक पाली में देखिए 2 चैम्बर है, ये 2 कोष्ठक हो गए, 1 2 3 4, ये 4 जो है कोष्ठक हो गए। और यहाँ से देखिए जब पराग कोश क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, तो यहाँ पे किनारे से लाइन जो होती है ये फटने लगती है, जिससे क्या निकलता है, परागकण निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी को हम कहेंगे क्या, प्रस्फुटन की रेखा, जहां से पराग कोश जो है क्या होते हैं, फटते हैं, तो एक लाइन बन जाती, रेखा बन जाती है, जिसे प्रस्फुटन की रेखा, लाइन ऑफ डेहिसंस कहा जाता है। तो चलिए देखिए अब आगे बात करें तो प्रत्येक पालियां भी एक दूसरे से एक ऊतक द्वारा जुड़ी होती है, जिसे क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक कहा जाता है। अगर देखा जाए जो पराग कोश है उसकी जो प्रत्येक पाली है वो किससे जुड़ी होती है, संयोजी ऊतकों द्वारा जुड़ी रहती है। अब हम बात करते हैं आगे अगले टॉपिक की। अगर बात करें तो लघु बीजाणुधानी की संरचना, तो हम लोग लघु बीजाणुधानी की संरचना जानेंगे। यह भी जो है इसी जो है परागकोश के भीतर उपस्थित रहता है। तो हम लोग जो है लघु बीजाणुधानी की संरचना जाने, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर हम इसी परागकोश को अनुप्रस्थ काट देते हैं, ये देखिए अगर काटेंगे तो ऐसे एक जो है गोलाकार संरचना, गोली आकृति की संरचना बाहर से दिखाई देगी। और देखा जाए उस संरचना को तो वह कितने भित्तियों से बना होता है, 4 भित्तियों से बना होता है। अब वो 4 भित्तियां कौन कौन सी है, ये देखिए 4 भित्तियों के नाम हम लोग जान सकते हैं। पहला है बाह्य त्वचा, इंग्लिश में बोले तो एपिडर्मिस। दूसरा होता है अंतःस्थीशियम या एक एंडोथीशियम, और तीसरा होता है मध्य परत या मिडिल लेयर, और चौथा होता है टैपेटम। इसको हम लोग फिगर से देखते हैं, ठीक है।